तीनों को आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। गोपाल तेरे को भी आ रही है? जी आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो भी क्लियर है ना? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं बढ़िया। अभी बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी तक अपन समझ चुके। मेटालिक लस्टर हो गया, मेटल में हार्ड होते हैं, मैलिएबल यानी उसको बीट कर सकते हैं थिन शीट्स में। डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन वायर, पतली पतली वायर बनाई जा सकती है। हाँ, अब देखो कांच की ऐसी वायर तो नहीं बनाई जा सकती है ना, इसकी बनाई जा सकती, कोई भी मेटल बोल दो तो उसकी बनाई जा सकती है। गोल्ड हो गया, सिल्वर है ना, कॉपर की जैसे वायर बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है, तो सारी मेटल की बनाई जा सकती है। ये बात समझ में आई अपन को? तो डक्टाइल वाला पार्ट भी अंडरलाइन कर दिया ना तुम लोग ने? जी कर लिया। वैसे टेबल अच्छे से बना लोगे, टेबल जो है अच्छे से बन जाएगी एक बार, तो उसके बाद ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंडरलाइन उसको देखने की। ये टेबल ही पूरी काम आ जाएगी तो हमारी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज के एंड तक। फिर सिर्फ केमिकल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बुक से, तो इसको बना लेना। और एक छोटा सा काम और करना, अभी हल्का हल्का जो गैप छोड़ा है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देना हर एक पॉइंट की, शायद एक लाइन का गैप हो सकता है लगे, तो अभी तक नहीं कर रहे थे तो अब से छोड़ देना, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देना हर प्रॉपर्टी के बीच में। बताऊंगा मैं बाद में क्यों। आ जाओ। जी डक्टेल तक हो गया था। चौथा जो है डक्टिलिटी अपन ने देख लिया। उसके बाद पांचवा है सीधे एक्टिविटी 3.5 के नीचे। देखो एक्टिविटी, मैं तुम्हें पिक्चर, देखो एक्टिविटी की पिक्चर दिख रही है तुम्हें 38 पेज नंबर पे? जी दिख रही है। हाँ, फिगर को देखना अच्छे से, मैं दिखाऊंगा वो कर क्या रहा है। उसमें ध्यान से देखो, उनने एक मेटल की वायर ली हुई है ना, एक स्टैंड है साइड में तो, और उसके ऊपर एक मेटल की वायर ली हुई है, और मेटल की वायर के नीचे लगा दिया उन्हें बर्नर। यानी क्या होगा, जो मेटल की वायर है वो क्या हो जाएगी, गर्म होने लगेगी। पर इतना ही एक्टिविटी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उनने देखो क्या किया है, मेटल की जो वायर है उसके राइट वाले एंड पे देखो, उनने क्या किया है, एक पिन ले ली है और उसको वैक्स से चिपका रखा है। बात समझे क्या? जी जी। हाँ, यहाँ पे तो एक कोई स्टैंड लगा है, ठीक है। अब इस स्टैंड पे है ये वायर, और वायर के एंड पे ना उनने थोड़ा वैक्स लगा दिया है। वैक्स यानी मोम, मोम लगा दिया, और उससे कोई चीज यहाँ पे चिपका दी है, पिन जैसे उनने चिपका दी है। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, वो हीट कर रहे हैं। तो अब पता है क्या होगा, हीट के बारे में थोड़ा बहुत भी तुम्हें इंफॉर्मेशन है तो ऐसा कुछ याद आ रहा होगा कि हीट में क्या हो जाता था, कंडक्टिविटी जी होती थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? जी जी पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा सा छोटी क्लास में कभी पढ़ा हो। हाँ हाँ ठीक है, उसकी इतनी पूरी की जरूरत नहीं है, मैं इतना चाहता हूँ बस इतना याद आ जाए कि हीट जो है वो मेटल कंडक्ट कर पाते थे, नॉन मेटल नहीं कर पाएगा। जैसे प्लास्टिक है, मान लो प्लास्टिक को जैसे कभी देखा होगा कि कभी गलती से उसके ऊपर कोई जैसे माइक्रोवेव में ही रख दिया कोई भी प्लास्टिक, तो पिघलने लगता है। पर जैसे मेटल है उसको तो कहीं भी रख दो। बर्तन जो होते हैं उसको अपन गर्म करते हैं जिसमें खाना, तो वो सब भी तो मेटल के ही बना होता है। नॉन मेटल के जो भी कोई होगा भी, अगर जैसे बाउल हो गया, कुछ भी हो गया, अगर नॉन मेटल का है तो उसको तुम बर्नर के ऊपर नहीं रख सकते, गैस के ऊपर नहीं रख सकते। ये बात समझ में आई ना? जी हाँ, क्योंकि नॉन मेटल क्या करेगा, वो खुद ही पिघल जाएगा, आगे हीट को जाने ही नहीं देगा। मेटल खुद नहीं पिघलता इतनी जल्दी, मेटल क्या करेगा, उस हीट को आगे तक पहुंचाएगा। तो अब क्या होगा, ये मोम पिघलने लगेगा, ये पिन जो है वो गिर जाएगी नीचे। बोलो, बात समझ में आ गई? इतना दिखाया जी एक्टिविटी में। जी। ठीक है भाई, तो बस वो इतना प्रूव करने चाह रहे हैं कि जो मेटल है ना, इसने क्या किया, हीट को आगे भेज दिया। अगर नॉन मेटल की कोई वायर होती, प्लास्टिक की कोई वायर होती, तो वायर यहां से मेल्ट हो जाती, आगे तक हीट ही नहीं जाती। बोलो, इस बात का फील आ गया अच्छे से? जी आ गए। जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी तक हो गई अपनी। पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते रहना प्रॉपर्टीज के बीच में। पांचवी प्रॉपर्टी देखो, एनसीईआरटी ने किस लैंग्वेज में लिखा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट लिखा है, ठीक है, वही लिख रहा हूं मैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है भाई, ये हो गई मेटल की बात। नॉन मेटल क्या होंगे, नहीं होंगे ऑब्वियसली, फिर बैड कंडक्टर हो गए, है ना। तो इसमें क्या लिख दूं मैं, बस बैड कंडक्टर लिख रहा हूं। ठीक है, अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट की बात हुई है, तो दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर मैं पूछूं, उसमें भी मेटल और नॉन मेटल से, तुम लोग सोच के बताओ, पढ़ा होगा कभी ना कभी, मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? मेटल्स। हाँ, और नॉन मेटल नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आ गए मेटल के अंदर, और नॉन मेटल जो होंगे वो बैड कंडक्टर आ जाएंगे। एक डायग्राम और देख रहे हो 39 पेज नंबर पे, टॉप में जो डायग्राम दिया दिख रहा है, जी
तो ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस डायग्राम में ध्यान से देखो, खुद ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक बैटरी है, एक बल्ब है, और बीच में ए और बी के बीच में ना थोड़ी सी जगह दी हुई है कि वहां पे कोई किसी चीज का टुकड़ा कुछ रख सकते हैं। तो अगर मैं ए और बी के बीच में एक मेटल रख दूंगा तो बल्ब जल जाएगा। ए और बी के बीच में एक नॉन मेटल रखूंगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे ऐसा प्रूफ कर रहे हैं कि मेटल जो है अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ में आ गई? जी आ हाँ देखो, अभी बहुत सिंपल चलेगा चैप्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। 7 प्रॉपर्टीज हैं, लास्ट प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ। 7 प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आओ जरा फिर लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ जरा। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल, ऐसा करके लिखा है ना वहां पे, दिख रहा है? जी वहां दिख पढ़ रहा रहा हूँ है। मैं। हाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, क्या पूछ रहे हैं? यानी जैसे कोई चम्मच है ना, जैसे मैंने बोला था, एक जैसे थाली ले ली और मैंने उसके ऊपर चम्मच मारी तो वो अलग से एक आवाज आएगी। अगर मैं 2 प्लास्टिक की चीजें लूंगा, जैसे मैंने पेन से करके बताया था अभी, 2 पेन है, इसको मैं मारता हूं तो वैसी आवाज नहीं आती जैसे मैं थाली पे मारूंगा तो आवाज आएगी। तो मेटल का ना एक अलग सा साउंड होता है, इसलिए घंटियों में क्या यूज होता है? मेटल यूज होता है। प्लास्टिक की घंटी कभी नहीं दिखी होगी। तो इस तरह से देखो, नीचे मैं दिखा देता हूँ। लास्ट लाइन पढ़ो उसकी। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल? इस पे शायद तक मेरे जी को जहां तक याद है, एक हाँ ऐसा एमसीक्यू या कुछ प्रीवियस ईयर में आ चुका है ना, पिछले साल कभी पूछा गया है कि जो स्कूल बेल है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन में मेटल या नॉन मेटल। तो अब समझ गया अपन किससे बनी होती है, बताओ? मेटल। मेटल्स। मेटल से। हाँ, तो अब क्यों मेटल से बनाए थे? क्योंकि मेटल जो होते हैं ना वो सोनरस होते हैं। अब इस चीज को अंडरलाइन कर लो। हाँ, सोनरस होते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है सोनोरस वर्ड, उसको अंडरलाइन करके 7 लिख लो, आखिरी प्रॉपर्टी है। 7 प्रॉपर्टीज हैं ये, मेटल और नॉन मेटल की भी है एक्चुअली। बस नॉन मेटल में क्या हो गया, ये मेटालिक क्लस्टर ये नहीं करते है ना, उसमें बस अपोजिट चलेगा, इसकी याद रखनी मिली अपन को। तो लास्ट प्रॉपर्टी हो गई सोनरस होते हैं ये। सोनरस होते हैं यानी क्या मतलब है? आवाज करते हैं, है ना, एक मेटालिक लिंक आता है इनमें। चल छोड़ो, डिटेल ज्यादा नहीं जाते अपन, ठीक है, पर इतना याद रखना, आवाज करते हैं जब इनको आपस में पीटते हैं तो आवाज करते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, हो गया मेरे ख्याल इतना ही था। अब देखो, यहाँ तक याद हो गया ना अच्छे? यहाँ तक लिख भी लिया क्या पेपर पे? जी अभी लिखा नहीं, बाद में लिखो। जी अभी अच्छा, लिखा अभी नहीं नहीं। लिखा? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले। ले लिया। ठीक है, बैंक ले लिया तूने भी? हाँ लिख लिया। अच्छा, लिख भी लिया, ठीक है, बढ़िया। तो देखो, अब मैं क्यों बोल रहा था थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है, क्योंकि अब ना हर एक के बारे में थोड़ी सी स्पेशल चीज भी है। यानी जैसे ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई अपन को ये तो पता है कि मेटल मेलिएबल होते हैं, सबसे मतलब सबसे अच्छा मेलिएबल मेटल कौन सा होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि सबसे अच्छा मेलिएबिलिटी किसकी होती है, सबसे अच्छा डक्टाइलिटी किसकी होती है, कौन से मेटल की। तो वो भी एनसीईआरटी में ही लिखा है ये सब भी। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे। और जरा अपन, अच्छा एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ, मिलता जाएगा बीच बीच में। एक्टिविटीज में एक भी रीड नहीं करूंगा, ठीक है, किसी भी काम की नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले पेज पे आ जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर मैं रीड करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो सबसे पहले, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे अपन? सब्सटेंस को ऊपर ऊपर से देखेंगे, कुछ रिएक्ट करा के नहीं देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे ऊपर, उनको ही फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। उस हिसाब से अपन मेटल को, कोई भी सब्सटेंस को मेटल या नॉन मेटल बोलेंगे। उस तरह से अपन ग्रुप करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेट अस स्टडी विद दिस हेल्प, नहीं, लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। For performing activities 3.1 to 3.6, collect the samples of following metal। ठीक है, छोड़ो उसको। आ जाओ, एक्टिविटी 3.1 के नीचे जो लाइन लिखी है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक क्लस्टर। तो ये तो अपन ने लिख दी, पहली प्रॉपर्टी होगी। आओ दूसरे पेज पे आ जाओ, फॉलो कर रहे हो ना तीनों? जी ठीक है, आ जाओ दूसरे पेज पे आ जाओ। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, जनरली हार्ड। यानी जनरली का क्या मतलब होता है, समझते हो ना, कि ज्यादातर हार्ड होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन वहीं से आता है कि कौन से हार्ड नहीं होते हैं फिर। तो बस इसके 2 एग्जाम्पल है, वो लिख लो। ऐसे लगातार थोड़े थोड़े एग्जाम्पल आते रहेंगे, एग्जाम्पल नहीं बल्कि बोलना चाहिए एक्सेप्शन है 2, कि ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं। 2 क्या,
अलावा। अभी जो एक्सेप्शन है थोड़े याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे मेटल तुमने देखे ही नहीं होंगे, लैब में ही दिखते हैं। सोडियम और पोटेशियम, Na और K, ये दोनों जो मेटल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको नाइफ से भी काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो इन मेटल्स को, बटर जितने सॉफ्ट होते हैं। बोल गो, बात समझ में आ गई? जी। ठीक है भाई। तो एक्सेप्शन होगा इसके दो, सोडियम और पोटेशियम। ज्यादातर मेटल हार्ड होंगे, सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं चाकू से काटे जा सकते हैं, मक्खन की तरह सॉफ्ट होते हैं ये। आ जाओ, पहली लाइन हो गई है। तो उसके बाद एक्टिविटी 3.3 के नीचे जो लाइन लिखी वो मैं पढ़ रहा हूँ। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। बताओ मेरे को इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? malleability, हाँ, मैलिएबिलिटी। तो इसलिए अपन बोल देते हैं कि मेटल जो है वो होता है मैलिएबल, यानी उसको बीट कर सकते हैं थिन शीट में। जबकि नॉन मेटल को क्या बोलते हैं अपन? ब्रिटल बोल देते हैं। ब्रिटल यानी क्या होता है, जैसे कांच हो गया ना, उसको अपन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बिखर जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल है ये। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अब देखो ये आ गई इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे वापस से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, लिख दिया एनसीईआरटी ने। उसके आगे लिखा, डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो या तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो, और यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी याद रखना। देखो मैं रेड से जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीजें यही है, मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। AuAg, गोल्ड सिल्वर है ना, Au और Ag लिख दिया मैंने। दिख रहा है ना बोर्ड क्लियरली? जी जी। ठीक है भाई। तो मोस्ट मैलिएबल का देख लिया अपन ने। उसके बाद एक्टिविटी 3.4 के नीचे से पढ़ रहा हूँ। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसका नाम बताओ मेरे को, इस एबिलिटी को क्या बोलते थे? ductility, बहुत बढ़िया। तो मेटल को अपन बोलेंगे डक्टाइल है, और नॉन मेटल नहीं है। तीनों बोला करो साथ में। आ जाओ, डक्टिलिटी हो गया। उसके आगे देखो वही इंपॉर्टेंट चीज क्या लिख दी उन्होंने, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, तो डक्टाइल में मोस्ट डक्टाइल एक ही है बस, गोल्ड हो गया। यहाँ पे जो था मैलिएबल में भी कौन है, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही। तो पतली पतली शीट बनाई जा सकती है उसकी। और डक्टाइल में भी सबसे डक्टाइल कौन हो गया, बोलो सबसे डक्टाइल कौन है? gold, गोल्ड, एयू लिख दिया मैंने। चलो बढ़िया। देखो उसके आगे एनसीईआरटी ने ऐसे ही फैक्ट लिखा है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कितना छोटा होता है ना? तो उससे एक मतलब 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो इस तरह से अपन मतलब एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि कैसे गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके आगे, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो इसी के कारण तो ये हो पा रहा है कि अपन मेटल को कोई भी शेप दे सकते हैं जो अपन चाहते हैं, है ना? गाड़ी बन रही है उससे, उसी से, है ना, बर्तन बन रहे हैं। तो हर एक शेप में मेटल कैसे आ गया? क्योंकि उसको अपन हैमर से मारते तो ऐसा नहीं होता कि बिखर जाता है। इसलिए मेटल जो है उसकी हर चीजें बन सकती है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि नॉन मेटल को भी अपन सांचे में डाल देते हैं, उससे भी बना लेते हैं सब कुछ। पर ज्यादातर जो मेटल है उसमें अपन को ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे उसको हैमर से ही मारेंगे तो ही कोई भी शेप ले लेता है वो। आ जाओ, कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। ये सब छोड़ दो, अभी लास्ट लास्ट में समझ में आता जाएगा ये एक एक करके। डिड यू नो व्हाई दिस मेटल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो ये अगली प्रॉपर्टी ये अपन ने देख ली कि इनकी क्या अच्छी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी अभी। तीनों को आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। ठीक है भाई। तो उसके बाद एक्टिविटी 3.5 के नीचे से पढ़ रहा हूं मैं। द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, बस इतना याद रखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई हीट के अच्छे कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट है ये। ऐसा नहीं हो रहा ना कि थोड़ी सी हीट देने पे वो मेल्ट कर जा रहे हैं। जबकि कोई प्लास्टिक की कोई चीज होगी तो उसको थोड़ी सी हीट दोगे वो मेल्ट हो जाएगी। मेटल के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए तो ये अच्छा कंडक्टर पा रहे हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये हो गया बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। देखो वापस से लिख रहा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर और कॉपर। और लेड और मर्क्यूरी कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर है ना? तो ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं कि बेस्ट कौन है और पुअर कंडक्टर कौन है। जो इधर लिख देता हूं मैं।
बेस्ट हो गया अपना, नहीं एजी लिखा है ना, हाँ सिल्वर और कॉपर। पुअर कंडक्टर में कौन लिख दिया है, लेड और मर्क्यूरी। हाँ तो इन दोनों को अच्छे से याद रखना। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर कॉपर, पुअर कंडक्टर ये अपना मर्क्यूरी और लेड। यही जो रेड से लिखा है ना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अभी और भी चीजें आएंगी ऐसी। उसके आगे डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। तो अपन ने वो देख लिया करके कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल। तो यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट in your homes have a coating of polyvinyl chloride PVC or a rubber like material। तो ये क्या बता रही है एनसीईआरटी कि नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते। जो पीवीसी की बात कर रही है ना, सुना है तुमने पीवीसी के पाइप आते हैं ऐसा कुछ आता है, सुना है? जी सुना है। हाँ तो पीवीसी जो है वो बेसिकली क्या है, नॉन मेटल है। पॉलीमर जो है वो बनाया जाता है ना लैब में, नॉन मेटल्स बनते हैं वो। तो ये जितने भी होते हैं पॉलीमर, कपड़े भी होते हैं पॉलीमर के, जो भी होता है वो सारे नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो ये नॉन मेटल अच्छे कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बैड कंडक्टर होते हैं। इसलिए तो वायर जो होती है, वायर क्या है, गुड कंडक्टर, मेटल से बनी हुई है। उसके ऊपर अपन ने नॉन मेटल चला दिया ताकि अपन जब छुएंगे ना वायर को तो अपन को झटका नहीं लगेगा। बोलो बात समझ में आई? जी आ जी। गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पीवीसी रबर लाइक मटेरियल, वाई वाज इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। तो ऐसा क्यों कोट करते हैं, ताकि अपन को झटका ना लग जाए। उसके आगे व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। तो वो बात कर रहे हैं अब सोनोरसिटी की। डू दे प्रोड्यूस साउंड, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। तो ये जो मेटल है ये कौन कैसे मेटल्स हो गए, सोनरस हो गए, है ना। और ये नॉन मेटल जो है ये कैसे हो गए, सोनरस नहीं हो गए, नॉन सोनरस बोल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल। तो स्कूल बेल क्यों मेटल की बनती है, क्योंकि मेटल सोनरस होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट तो नहीं है? नहीं। नहीं कोई ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले लिया? जी ले लिया। मयंक तूने भी ले लिया? राम गोपाल तुम दोनों को आवाज आ रही है क्या? जी जी आ आ रही रही अच्छा, है। मयंक तो शायद है ही नहीं। चलो एक सेकंड रुको, मयंक शायद निकल गया मीटिंग से। टेबल बनाते जा रहे हो ना दोनों अभी, जी मतलब नहीं भी बना रहे हो तो अभी? हाँ हाँ ठीक है, अभी बस ध्यान देते जाना, अच्छे से हर एक प्रॉपर्टी समझते जाना। मयंक आवाज आ रही है? आए ठीक है, कहाँ पे छूट गया था तेरा, यहाँ तक 7 पॉइंट हो गए थे क्या? सेकंड वाले पे पहुंचे। अच्छा यहाँ तक था हार्ड वाला। मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो इसमें जो भी देखो इससे लिखा दिख रहा है ना, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है। अपन ने क्या किया, हर एक प्रॉपर्टी देख ली सारी मेटल और नॉन मेटल की। अब उसमें ना कुछ स्पेशल चीजें हैं हर एक प्रॉपर्टी के बारे में। मेटालिक लस्टर के बारे में तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। हार्ड वाली जो चीज है उसमें एक दो एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा है। एक्सेप्शन है दो, सोडियम और पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये हार्ड में एक एक्सेप्शन हो गया। मैलिएबल में एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में। सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन है, तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलिएबल है। डक्टाइल में सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है गोल्ड। सबसे बेस्ट कंडक्टर हीट का है ना अपना सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया। और सबसे पुअर कंडक्टर कौन हो गया, लेड और मर्क्यूरी। उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं, सोनरस के बारे में कुछ नहीं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये चार जो है, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इनको अच्छे से याद रखना। अभी और आएंगे ऐसे थोड़े बहुत पॉइंट्स और आएंगे, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। नहीं अब चलो एक छोटा सा काम करो, थोड़े से पोर्शन को स्किप करना पड़ेगा अपन को। स्किप नहीं कर रहे मतलब, अभी आगे का थोड़ा सा पढ़ के वापस से आएंगे अपन। तो ये जो नॉन मेटल वाला पोर्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा नॉन मेटल का पोर्शन है। टेबल भी जहां तक दी है मेरे ख्याल से वो पूरा नॉन मेटल ही रहेगा। यहाँ पे जो पॉइंट शुरू हो रहे हैं इनको मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, इन पे ध्यान देना अभी। उसके बाद नॉन मेटल पे वापस आ जाएंगे अपन, ठीक है? जी
हाँ 39 पेज नंबर पे नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ तीनों पहुंच गए 39 पेज नंबर सबसे नीचे वाले पार्ट को पहुंच गए। जी हाँ भाई बढ़िया। तो देखो क्या हो रहा है अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई अपन ने बहुत सारे सब्सटेंसेस लिए, अपन ने उनको ग्रुप करना चालू कर दिया कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है ना। तो अपन को दो प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी में एक ही प्रॉब्लम लिखी है। पहली प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन मेटल और नॉन मेटल नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बोल दिया कि भाई मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। यहाँ पे देखो दो पुअर कंडक्टर भी मिल गए मेरे को कि लेड और मर्क्यूरी, ये दोनों भी मेटल है पर अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट के। अभी और ऐसे एक्सेप्शन आते जाएंगे। मेरे को हार्ड में दो एक्सेप्शन मिल गए कि भाई मेटल जो है वो कैसे होने चाहिए थे, हार्ड होने चाहिए थे। पर सोडियम पोटेशियम मेटल होने के बाद भी कैसे हैं, सॉफ्ट है। तो इनको मेटल बोला क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे। ये देखो ये जो ऊपर लिखा है ना मैंने, ये अल्टीमेट क्राइटेरिया है, इसको कभी मत भूलना। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इन दोनों को हमेशा याद रखना। ये जो चीज है ना बाकी की ये चेंज होती रहती है, मैं दिखाते जाऊंगा कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। तो मेटालिक लस्टर जो होता है वो क्या होना चाहिए था, सिर्फ मेटल्स में होना चाहिए था लस्टर तो। पर एक नॉन मेटल होता है आयोडीन, वो भी जो होता है वो लस्टर होता है, यानी वो भी चमकता है आयोडीन भी। तो वो अपन देखेंगे, अभी एनसीईआरटी में लिखी है चीज। तो ये ना क्या हो रहा है, थोड़े बहुत एक्सेप्शन आते जा रहे हैं। अपन फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर सब्सटेंस को मेटल या नॉन मेटल में है ना ग्रुप कर रहे हैं तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन आते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बन गई है। तो ये पहली प्रॉब्लम है कि भाई सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी काफी नहीं है, अपन को उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी देखनी पड़ेगी। इसलिए अपन केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे अभी बाद में। तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी काफी नहीं है, ये तो पहली चीज हुई। दूसरी चीज ऐसा होगा आगे जाके अपन देखेंगे, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी अपन पढ़ लेंगे, उसके बाद भी कुछ सब्सटेंस होंगे जो थोड़े से मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, थोड़े से नॉन मेटल की। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, याद आ रहा है क्या? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में थे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपन ने देखा था ना पीरियोडिक टेबल में कुछ थे जो बीच में आ रहे थे, वो क्या थे, मेटलॉइड्स बोल रहे थे उनको। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो ये दो प्रॉब्लम आ रही है अपन को कि कुछ जो है वो बीचों बीच भी आ रहे हैं, तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अपन ने उनको मेटलॉइड बोल दिया। पर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से काम नहीं चलने वाला, इसलिए अपन केमिकल भी पढ़ेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, तो अपन वही पढ़ रहे हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या एक्सेप्शन आ रहे हैं, और ये एक्सेप्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। प्रॉपर्टीज तो है अपने आप में थोड़ी इंपॉर्टेंट, पर उससे ज्यादा उसके ये स्पेशल पॉइंट जो लिखे हैं रेड से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। आ जाओ, जब टेबल भी बनाओ ना तो ट्राई करना ये जो रेड से लिखा है इसको या तो अंडरलाइन कर दो या रेड कलर के पेन से ही लिख दो इस चीज को भी, तो वो अलग से दिखेगा। जी जी। आ जाओ, मैं यहाँ नीचे से रीड करना चालू कर रहा हूँ 39 पेज नंबर में, इस वाले पैराग्राफ को रीड करना चालू कर रहा हूँ। देखो ऊपर उनने एक टेबल दिख रही तुम्हें, ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर की जो टेबल दी है। जी जी दिख रही। हाँ हाँ बोलते जाओ। तो यहाँ पे क्या है, इस टेबल में उनने क्या किया, बेसिकली उनने बोला कोई सा भी एलिमेंट लो, उसका सिंबल बता दो जो भी है। जैसे मैंने सोडियम लिया तो उसका सिंबल हो गया Na, है ना। उसके बाद उसकी सरफेस किस टाइप की है, यानी क्या कर रहे हैं वो ग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सरफेस किस टाइप की, लश्चर है उस सरफेस में कि नहीं, हार्ड है कि नहीं है वो। अगला देखो कॉलम है मैलिएबिलिटी, यानी वो उसको थिन शीट में आप बीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। डक्टाइलिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोनोरिटी पता नहीं, सोनरोसिटी होता है जहां तक मेरे को याद है, ठीक है। पर ये जो भी है तो इसके हिसाब से क्या कर रहे हैं वो मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग क्लास में ग्रुप कर रहे हैं। अब पर क्या प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे, अपन जब करना ऐसा शुरू करेंगे काम तो अपन को समझ में आएगा कि कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है। एक जैसे तुम्हारे सामने लिखी है एक्सेप्शन लिया कि सोडियम पोटेशियम क्या है, अच्छे कंडक्टर है ही नहीं, कंडक्टर बोल रहा हूँ, सरफेस जो है इनका हार्ड है ही नहीं, सॉफ्ट है वो तो ऐसे एक प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगी। तो वही प्रॉब्लम जो है ना वो नीचे लिखी हुई है, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ अब आगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1, है ना, ये जो ऊपर दी है। अच्छा ये टेबल में क्या चल रहा है, बात समझ में आ गई है ना तीनों को? जी जी हाँ, बस अपन मेटल और नॉन मेटल को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। वो काम हो नहीं पा रहा क्योंकि एक्सेप्शन आ रहा है, वही एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अपन हम। तो डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन द क्लास। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone. तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपन ग्रुप नहीं कर सकते, केमिकल भी पता होनी चाहिए। As there are many exceptions. For example, अब ये exceptions को एक एक करके एनसीईआरटी लिखेगी, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आया है ना, पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी दी है उस पूरे में से एक क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, इसके आगे जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे ही आएगा, तो इसलिए ध्यान देना इसको। जो भी एक्सेप्शन है वो पढ़ने वाले हैं अपन।
और मत चिंता करो, अभी देखने में बहुत सारा लग रहा है तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से छोटी क्लास में भी सुना होगा ये सबको। और एक्सेप्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, तो उनको थोड़ा बहुत देखते रहना, धीरे धीरे याद हो जाएगा। 2-3 दिन लगेंगे, आराम से याद हो जाएगा। आ जाओ। तो पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एट सॉलिड इन एट रूम टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को मैं अलग से लिख दूंगा, चलो बस इतना ऊपर लिख रहा हूं मैं कि Hg क्या है, इज अ लिक्विड। Hg मतलब मर्क्यूरी। तो क्या है बेसिकली, मेटल जो होते हैं ना, जितने भी मेटल होते हैं सारे सॉलिड्स होते हैं एक को छोड़ के। मर्क्यूरी जो होता है एक लिक्विड होता है बस। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसको याद रखना थोड़ा। अपन मैं इसको पे वापस से आऊंगा जब अपन वो डिस्कस करेंगे, अभी नॉन मेटल डिस्कस करेंगे तो इस पॉइंट पे वापस आऊंगा मैं अभी। बोलो ये बात समझ में आई ना, क्या बोला मैंने? जी जी हाँ, सारे मेटल सॉलिड है, तो इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो भी सॉलिड होते हैं वो सारे मेटल्स ही होते हैं, पर ये सही बात नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल भी कुछ सॉलिड होते हैं। और फिर मेटल में भी एक ऐसा मिल गया जो कि सॉलिड नहीं होता है ना, तो एक्सेप्शन आने शुरू हो गए। ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ जरा। अच्छा रुको, एक छोटी सी लाइन बची, वो पढ़ रहा हूं मैं। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग, अब अगले पेज पे आ जाओ, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मेटल का कैसा होना चाहिए था, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था। अपन ने यहाँ पे देखा था, याद है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा कंडक्ट क्यों कर रहे हैं हीट को, क्योंकि पिघलते नहीं है वो। बोलो बात समझ में आई? जी जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही बोलते है। रहो भाई, तीनों बोलते रहो। हाँ, एक तो कनेक्शन कभी फ्लक्चुएट हो जाता है ना। बैंक तेरे को भी आ रही है? मयंक है ही नहीं, शायद 4 ही है अपनी क्लास में सिर्फ। अच्छा, चलो एक सेकंड देखता हूँ मैं। बैंक की कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी नेटवर्क की, मैं चिंता करो। रिकॉर्डिंग अपन कर रहे हैं ना, देख लेगा फिर। तुम दोनों को अच्छे से आवाज आ रही है ना? जी जी ठीक है भाई। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए मेटल का, ये बात समझ में आई थी अपन को। क्यों? क्योंकि अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। कंडक्ट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि पिघलता नहीं है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जरूरी है मेटल का। तो पर अपन को इसमें क्या, 2 एक्सेप्शन मिल गए, है ना। एक्सेप्शन में बॉक्स में बना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों। तो एक्सेप्शन क्या मिले अपन को, दो देखो, एनसीईआरटी में लिखे, गैलियम और सीजियम। गैलियम, जी लिखते हैं उसको, और सीजियम। तो ये जो है, ये दोनों जो है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट पे। सीजियम को सीएस लिखते हैं। मैं याद दिलाऊं थोड़ा बहुत, तो तुम्हें शायद याद आ रहा होगा, बल्गा इंटल याद आ रहा है, तीसरा ग्रुप था। जी जी हाँ, तो उसमें जो गा था ना, बल्गा, ब यानी बोरॉन, अल यानी एल्यूमिनियम, गा यानी गैलियम, यही था वो बल्गा इंटर। और एक पहला जो ग्रुप था उसमें याद आ रहा होगा, लीन हलीन आकर रबकस फर, तो उसमें रबकस कस जो था ना, सीएस, वो ये था सीजियम। याद आ गया? जी जी हाँ, ह यानी हाइड्रोजन, लिथियम, है ना, हलीना सोडियम, के पोटेशियम, हलीना कर रब, रुबिडियम था वो, सीएस जो है रबकस, सीएस जो आता है ना कस, उसका मतलब होता है सीजियम। और बल्गंटल में गा जो है वो गैलियम। ठीक है, तो समझ में भी आ गया अपन को। इन दोनों के कैसे रहते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में लिखी है कि जो गैलियम है, इस पे शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है, गैलियम जो है, इसको तुम हाथ में लोगे तो तुम्हारे हाथ में ही मेल्ट कर जाएगा, जबकि मेटल है ना। जैसे स्लाइम, समझते हो स्लाइम क्या होता है? जी जी बचपन में कभी खेला भी होगा स्लाइम से। हाँ, उस तरह का होता है गैलियम, उसको हाथ में लोगे तो उस तरह का बिहेव करेगा स्लाइम की तरह, जबकि एक मेटल है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम। ठीक है, दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। ठीक है, उसको हाथ में, हथेली में रखोगे तो ये दोनों मेल्ट कर जाते हैं। आ जाओ उसके आगे, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लेस्चरस। ठीक है, ये देखो, यही पॉइंट मैं पहले ही बता रहा था लेक्चर के बारे में, कि नॉन मेटल में क्या है, आयोडीन एक एक्सेप्शन है। आयोडीन, आयोडीन भी याद आ रहा होगा, आई जो लिखते थे, ये किधर था, फकल ब्र ई अट, याद आ रहा है, एफ क्लो है ना, एफ क्या है, फ्लोरीन, फिर फकल क्लोरीन बी आर ब्रोमीन, ब्र ई, आई ये था, ये आयोडीन, अट यानी एस्टाटाइन होता आखिरी वाला। ठीक है, तो आई जो है यहाँ पे, ये क्या है, आयोडीन, ये लक्ष्यरस है। और जबकि ये कैसा है, ये नॉन मेटल है, इसको लक्ष्यरस नहीं होना चाहिए, फिर भी लक्ष्यरस है ना। तो ये एक्सेप्शन याद रखने अपन को। एक्सेप्शन सारे मैं बॉक्स में बनाऊंगा, उनको अच्छे से याद रखते जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं कोई डाउट
नहीं है। बढ़िया, आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं मैं। कार्बन की बात करें अब। हाँ, तो अब देखो कार्बन की बात अपन एक्चुअली करेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड करके एक चैप्टर है, चौथा ही चैप्टर है मेरे ख्याल से इसके बाद वाला, तो उसमें कार्बन की अच्छे से बात करने वाले अपन, तो यहाँ पे इतनी चिंता मत करना, इतनी बात समझ लो बस। कार्बन एक चीज होती है एलोट्रोप। एलोट्रोप यानी क्या होता है, जैसे कार्बन है, ये अपने आप से ही बॉन्ड बनाता है बहुत सारे, ये सब मैं समझाऊंगा वहीं पे उस चैप्टर में। तो ये जैसे कार्बन 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 आपस में ही बहुत सारे बॉन्ड बनाते जा रहा है ना, ऐसे रफली बना रहा हूं अभी तो ये ना इस तरह से बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बना लेता है खुद ही से बॉन्ड बना के। इसमें से एक स्ट्रक्चर होता है डायमंड, इसमें से एक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट। नाम सुने दोनों के? जी सुने। जी। चलो ठीक है। डायमंड का तो सुना होगा। ग्रेफाइट जैसे प्लेटफॉर्म जो होता है किचन का, वो मेरे ख्याल से ग्रेफाइट का ही होगा। अब है ना, हमारे घर पे जो प्लेटफॉर्म है किचन का, ग्रेफाइट का ही होता है ज्यादातर। तो ग्रेफाइट यानी क्या होता है, बेसिकली पत्थर जैसा होता है। और डायमंड क्या होता है, वो भी पत्थर ही होता है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है पूरे दुनिया में। सबसे स्ट्रॉन्ग, नेचुरली जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज मिलती है वो डायमंड होता है। ये बात सुनिए। जी जी सुनिए। हाँ, यानी कार्बन जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है, वो क्या बना रहा है, डायमंड बना रहा है, जो कि दुनिया का सबसे हार्ड चीज है। और मेटल को हार्ड होना चाहिए था, इसमें से मेटल दो सॉफ्ट रह गए और वहां पे कार्बन और दूसरे हार्ड है। बोलो समझ रहे हो ना कैसे एक्सेप्शन आ रहे हैं? ये लिख लेते हैं अपन, डायमंड के बारे में लिख लेते हैं। डायमंड क्या है, कार्बन का बना हुआ है, और वो क्या है, हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट मटेरियल है ना, नेचुरल। मतलब लैब में तो और भी हार्ड चीज बनाई जा सकती है इससे भी मेरे ख्याल से, पर कार्बन जो है दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है ये। तो डायमंड के फॉर्म में जब ये रहता है तो दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल बन जाता है, पर जबकि मेटल हार्ड होने चाहिए थे, उसमें से दो सॉफ्ट रह गए। ये एक्सेप्शन देखते जा रहे हैं अपन। उसके बाद हाँ चलो तीसरा भी पॉइंट में पढ़ देता हूँ। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। ये चीज अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड्स करके क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग यहाँ पे। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, ठीक है, अगले चैप्टर की कहानी है। उसके आगे, डायमंड एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन is the hardest natural substance known and has a very high melting and boiling point, यानी इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है ना। वो चीज भी यही लिख देता हूँ मैं। पहली बात तो हार्ड है ना, हार्ड नहीं होना चाहिए था, मेटल को हार्ड होना चाहिए था। दूसरी चीज, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। ये दोनों भी तो मेटल की प्रॉपर्टी थी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है ना, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी थी, पर डायमंड में ये चीज भी होती है। एमपी और बीपी का मतलब समझ में आ रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बोलो आवाज आ रही है दोनों को? जी हाँ बोलते रहा करो। आ जाओ उसके आगे, ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, लिख देते हैं इधर। अरे सेकंड। हाँ तो देखो, ये जो है अपना नॉन मेटल, नॉन मेटल में नॉन मेटल क्या होने चाहिए थे बताओ मेरे को, गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल, बताओ। बैड कंडक्ट। बैड होने चाहिए थे। पर ग्रेफाइट जो होता है, अरे यार एक सेकंड रुको, गोपाल भी निकल गया। चल राम देखो आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। चलो ठीक है, कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा ही बचा है, बोलो रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा ग्रुप पे। आ जाओ, तो ये जो है गुड कंडक्टर होने चाहिए थे मेटल, नॉन मेटल होने चाहिए थे बैड कंडक्टर। पर इसमें भी कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, ग्रेफाइट बोलते हैं जिसको, ग्रेफाइट। ये जो होता है ना ग्रेफाइट, ये पेंसिल के अंदर भी होता है, पेंसिल की जो लेड होती है ना, जी पेंसिल जी की लीड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। हाँ ठीक है, ग्रेफाइट। तो ये भी कार्बन के एक एलोट्रोप होता है, इसका मतलब समझ लेंगे एलोट्रोप का क्या मतलब होता है, तभी समझेंगे अगले चैप्टर में। पर ग्रेफाइट कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर। चलो ठीक है, दिख रहा है वो लास्ट में लिखा है जो? जी ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, अल्कली मेटल्स, ये अपन ने पहले लिख चुका है ऊपर। अल्कली मेटल, लिथियम सोडियम पोटेशियम,
है ना, सोडियम और पोटेशियम ही लिखा है मैंने, लिथियम भी लिख सकते हो उसमें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। यानी डायमंड जो है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है नॉन मेटल होने के बाद भी, और मेटल जो है हार्ड होने चाहिए थे, पर इसमें दो एक्सेप्शन आ गए, सोडियम पोटेशियम, ये दोनों सॉफ्ट रह गए। दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, चाकू से काटे जा सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे, बस इतना बॉक्स में जो लिखी है ये 5 चीजें, इनको बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी भी पढ़ना ही है, पर ये बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। सब पे 1 या 2 बार सवाल आ चुके हैं जो भी बॉक्स में लिखा है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आया? नहीं, कोई डाउट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अपन को इससे क्या बात समझ में आई कि भाई इतने सारे एक्सेप्शन आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी काफी नहीं है, अपन को केमिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए पड़ेगी मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने के लिए। एक 2 मिनट का टॉपिक बचा है बस, उसको और कवर कर लेते हैं। नॉन मेटल जो दिख रहा है ना तुम्हें, पिछले पेज पे आओ। जी आ गया। नॉन मेटल वाले पोर्शन को और जल्दी से खत्म कर देते हैं 2 मिनट में। देखो अभी तक अपन को क्या समझ में आया कि मेटल जो होते हैं, अपन ने उसमें एक एक्सेप्शन भी देखा कि मेटल जो होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं। एक एक्सेप्शन था अपना, बता सकता है कौन सा एक्सेप्शन था? किस चीज? मेटल जान सॉलिड होने चाहिए थे। हाँ, एक लिक्विड मेटल था, उसका एक्सेप्शन जो था, मतलब वो याद आ रहा है क्या? ब्रोमाइन। नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ अभी। ये देखो, यहाँ मैंने टॉप से लिखा था, यहाँ पे ग्रीन कलर से, एक ऐसा मेटल, हाँ बहुत बढ़िया, मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड होता है। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, इसको बुक में ही लिख लो, पेज 39 पे लिख लो। जी। पेज 39 के साइड में देखो खाली जगह है ना, देखो मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इस चीज को मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे ही, इसको लिख लेना वहीं पे साइड में, नॉन मेटल के बारे में और मेटल के बारे में। नॉन मेटल जो होते हैं और मेटल जो होते हैं, इन दोनों में तो चलो पहले नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं, है ना। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी रह सकते हैं, गैस के फॉर्म में भी। अब तुम बोलोगे वो तो कोई भी चीज रह सकती है, उसको गर्म करो भाप बन जाएगी, है ना। पर मैं बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जितनी भी बात होगी यहाँ पे, ये सब किस पे होगी? एट रूम टेम्परेचर, ये बात याद रखना। जैसे ऐसे तो लोहा भी होता है, लोहा भी है ना, उसको मेल्ट तो किया ही जा सकता है लोहे को भी सांचे में डालने के लिए, है ना, पर वो टेम्परेचर बहुत हाई करना पड़ता है। रूम टेम्परेचर यानी जो अभी नॉर्मल जो तापमान होता है, जो कि 25 डिग्री के आसपास रहता है रूम टेम्परेचर। जी। तो इस पे बात कर रहा हूं मैं, इस पे क्या होगा, इस पे अपन देखें अगर रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल जो नॉन मेटल जो होंगे, कुछ सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे, कुछ रहेंगे लिक्विड और कुछ रहेंगे गैस। मेटल जो है ये सारे ही सॉलिड रहते हैं, एक को छोड़ के। लिक्विड में बस एक रहता है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें बता देता हूं पहले ही। नॉन मेटल में जो लिक्विड वाला नॉन मेटल है, ऐसा पूछते हैं कि लिक्विड नॉन मेटल कौन सा होता है, एक ही होता है क्योंकि, और मेटल में भी लिक्विड मेटल पूछा जाता है। तो इन दोनों पे अच्छे से स्टार लगा दिया, इन दोनों पे स्टार लगा दिया है ना, अच्छे से याद रखना इसको। नॉन मेटल सॉलिड कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, इनको इतनी याद करने की जरूरत नहीं है सॉलिड वालों को। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन लिख दे रहा हूं मैं। कार्बन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, एक्सेट्रा भी लगा दिया। ये सारे जो है ये सारे सॉलिड हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल में गैस भी हो सकती है, जैसे क्या हो गया, हीलियम हो गई, नियॉन, है ना, हीरी, अर्कर, जीरन, वो सारी क्या थी, नाम याद है इस वाले ग्रुप का? हीनी, अर्कर, जीरन को क्या बोलते थे अपन? नोबल गैसेस। बहुत बढ़िया, यानी क्या है, ये सारी गैसेज ही तो है। और नॉन, ये भी बात समझ में आ चुकी है अपन को, हीनी, अर्कर, जीरन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है और गैसेज है। और भी आ जाएंगी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, गैसेज हैं ये सब भी। तो गैस में भी आते हैं कुछ, है ना, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, इनके जो है अपन को वो मिल सकते हैं